हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, जो कि है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके सारे टॉपिक्स को हम आराम से अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है हमारे पास डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी से आप क्या समझते हैं? So, domestic territory is administered by the government within which the persons, goods, and capital circulate. However, for the purpose of national income accounting, it is used in a wider sense. यानी कि ऐसा एरिया, ऐसा बाउंड्री जहाँ पर क्या हो सकता है, हमारे जो पीपल है, हमारा पैसा एंड हमारे सारी चीज़ें जो हैं, प्रोडक्शन जो है वो क्या कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है फ्रीली, उसे ही हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। देन आता है हमारे पास और कौन कौन सी जो है चीज़ें हैं जिसे हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। सो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। सो कोई भी हमारे जो एयरक्राफ्ट है या शिप्स है जो कि ऑपरेट कर रहे हैं, भले वो किसी भी इलाके में हो, जहाँ पर जिस टाइम पर वो जिस जगह पर होंगे, वो जो एरिया है वो कौन सा एरिया कहलाएगा, वो हमारा एरिया कहलाएगा। देन कम्स फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। रिग्स का मतलब होता है बड़े बड़े जो कंटेनर्स रहते हैं जिसके अंदर ऑयल जो है उसको स्टोर किया जाता है। एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन एन इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। यानी कि भले ही वो क्या हो, पानी के अंदर रहे, कंटेनर्स होते हैं जिसमें ऑयल स्टोर किया जाता है, और वो जो है शिप्स पानी के अंदर रहती है, तो वो जिस एरिया में रहती है वो पर्टिकुलरली एरिया जो है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। देन embassies, then consulates and military establishment of a country located abroad। यानी कि कोई भी जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, भले ही वो बाहर लोकेटेड है, लेकिन जहाँ कहीं भी वो लोकेटेड है वो सारा जो एरिया है वो किस में आएगा, हमारे एरिया में, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में। मान लीजिए कि बहुत सारे जो एम्बेसीज है, एम्बेसीज आखिर होते क्या है, तो एम्बेसीज जो है वो कोई एक ऑफिशियल रहता है, जैसे आईएफएस ऑफिसर्स रहते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, एक कंट्री में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पासपोर्ट में या किसी चीज़ में दिक्कत आ जाए, जो बाहर से आया हुआ है और इंडिया में है मान लीजिए, तो वो इंडिया में किसके पास जाएगा, मान लीजिए वो एक चाइनीज़ व्यक्ति है तो वो चाइना की एम्बेसी के पास जाएगा। और जो एम्बेसी उनकी बनी हुई है जितने एरिया में है, वो एरिया किसका कहलाएगा, उन एम्बेसी वालों का, यानी कि चाइना का एरिया होगा वो। एंड इंडिया की जो एम्बेसीज बाहर हैं, भले वो यूएस में हो, चाइना में हो, कहीं पर भी हो, वो एरिया किसका कहलाएगा, वो एरिया इंडिया का कहलाएगा। सो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। देन नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं? So, normal residents of a country refers to an individual or institution who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest also lies in that country। यानी कि वो लोग जो कि नॉर्मली रिसाइड कर रहे हैं कहीं पर, प्लस उनका रहना, खाना, पानी, खर्चा जो भी हो रहा है वो भी उसी कंट्री में हो रहा है, तभी वो एक नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। एंड जो कोई फॉरेन टूर्स एंड ट्रेवल विजिटर्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होंगे। फॉरेन स्टाफ है कोई एम्बेसी का, एंड ऑफिशियल डिप्लोमेंट्स है वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स है वो भी नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल, कमर्शियल ट्रेवलर, सीजनल वर्कर, भले वो काम कर रहे हो लेकिन वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट जो है वो नहीं कहलाएंगे अगर वो कहीं बाहर दूसरी जगह से आए हैं तो। एंड बॉर्डर वर्कर्स, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेसिडेंट। फिर एक आता है टॉपिक हमारे पास सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। तो दोनों क्या है? तो सिटीजनशिप इज अ पर्सन कैन से टू बी एन इंडियन सिटीजन व्हेन अ पर्सन इज born in India or a person born outside India applies for the citizenship in India and law allows him to become an Indian citizen। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ है तब तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर वो बाहर पैदा होता है, इंडियन सिटीजनशिप मांग रहा है और उसे मिल जाती है, तभी वो उसको क्या कहलाएगा कि उसको जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। देन कम्स रेसिडेंटशिप।
An individual is normal resident of a country. If a ordinary resident in that country for a period more than 1 year and his center of economic interest also lies in that country, यानी कि कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर डिसाइड कर रहा है एंड उसको रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो जाए, प्लस उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि रहना खाना पानी खर्चा जो भी हो रहा है वो उसी कंट्री में हो रहा है एंड उसको साल भर से ऊपर हो गए तो उसे उस कंट्री की क्या मिल जाएगी, रेसिडेंटशिप मिल जाएगी। सो ये फ़र्क होता है हमारा सिटीजनशिप में एंड रेसिडेंटशिप में। देन कम्स फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो सबसे पहले आता है फैक्टर इनकम। इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग द फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में मैंने आपको बताया था 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बदले में क्या मिलता है, लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेस मिलती है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है एंड ऑर्गेनाइजेशन के बदले में यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारे जो इनकम है ये किस में आएगी, फैक्टर इनकम में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस में इन लोगों ने काम किया है एंड उसके बदले उन्हें इनकम मिल रही है। देन कम्स ट्रांसफर इनकम। सो ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एंड एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। यानी कि बिना किसी सर्विस दिए ही जब हमें क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिलेगा, इनकम मिलेगी, तो उसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। सो मीनिंग में लिखा है इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट इज ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। यानी कि बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस दिए ही जब क्या मिल जाए, हमें इनकम मिल जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफर इनकम कहेंगे। नेचर कैसा है, इट इंक्लूड्स बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम एंड इट नीदर इंक्लूड्स द नेशनल इनकम नॉर इट इंक्लूड्स द डोमेस्टिक इनकम। तो ना ही इसमें नेशनल इनकम आता है ना ही डोमेस्टिक इनकम आता है। इट इज़ एन अर्निंग कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, लेबर काम करती है तो उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है। एंड इट इज़ अ रिसिप्ट कंसेप्ट, यानी कि इसमें रिसिप्ट हो रहा है, किसी भी तरीके की सर्विस जो है यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो कि मैंने आपको बताया, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सारे हमारे ट्रांसफर इनकम में आएंगे। यानी कि जब स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है तो वहाँ पर किसी भी तरीके का जो है काम नहीं किया जा रहा। अब आप बोलेंगे कि हमने तो काम करा है, हमने बहुत मेहनत करी है, जब हमारा रिजल्ट बना है उसके बेसिस पर हमें स्कॉलरशिप मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर आप किसी भी तरीके का प्रोडक्टिव सर्विसेज जो है, यानी कि प्रोडक्शन में जो सर्विस लगती है वैसा आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप जो है वो एक टाइप का कैसा इनकम हो जाएगा, ट्रांसफर इनकम। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? सो फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी कि या तो आपने वहाँ पर पैसा लगाया है कंज्यूम करने के लिए, उससे सेटिस्फेक्शन लेने के लिए, या फिर आपने जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वहाँ पर पैसा लगाया है, तो वैसे गुड्स जो है उसे हम बोलेंगे फाइनल गुड्स। एंड इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। अगर 1 साल के अंदर अंदर ही हम क्या करते हैं, किसी गुड्स को जब हमने खरीदा है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो उसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। याद रखिएगा यहाँ पर प्रोडक्शन जो है, मतलब जो यूज़ है उस गुड्स का, वो 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। तो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? सो मीनिंग फाइनल गुड्स आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। यानी कि अगर हम इसको ले रहे हैं फाइनल गुड्स को, तो या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर हम इन्वेस्ट करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स को या तो हम रीसेल करते हैं, वापस से बेच देते हैं, या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। नेचर कैसा है? दे आर इंक्लूडेड बोथ इन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम एंड दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। वैल्यू एडिशन, दे आर रेडी फॉर यूज़ फॉर फाइनल यूजर। यानी कि जो हमारे फाइनल गुड्स है उसमें हम किसी भी तरीके की जो वैल्यू है वो और ऐड नहीं करते, हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज़। ये जो गुड्स होते हैं इसे हम यूज़ करते हैं, इसे हम फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में लेकर जाते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री।
अब प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है वो हम नेक्स्ट पेज पे समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि प्रोडक्शन की बाउंड्री के अंदर अगर ये रहता है, फाइनल गुड्स जो है वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं, एंड इंटरमीडिएट गुड्स जो है दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी कि वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करे हैं, अभी उस बाउंड्री के अंदर ही है। एग्जाम्पल्स क्या है? मैनी परचेज्ड बाय हाउस होल्ड्स फॉर कंजम्पशन, सो गुड्स परचेज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, यानी कि खाने पीने के लिए जो भी गुड्स खरीदते हैं वो हमारे फाइनल गुड्स में है। एंड मिल्क यूज फॉर यहाँ पर मिल्क था, यानी कि मिल्क जो यूज़ कर रहे हैं हाउस होल्ड, यानी कि हम अगर दूध ला रहे हैं पीने के पर्पस के लिए तो वो फाइनल गुड है। लेकिन अगर वही मिल्क कोई चाय वाले की दुकान पे खरीद रहा है उसे फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि उससे चाय बनाने के लिए, तो वो उसके लिए क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ रही है। अच्छा, अब मैंने जो एक वर्ड यूज़ किया था प्रोडक्शन बाउंड्री, उसको समझ लेते हैं। सो प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर, यानी कि एक लाइन है प्रोडक्टिव सेक्टर में। सो एज लॉन्ग एज द गुड रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री दे आर इंटरमीडिएट गुड, एंड व्हेन अ गुड कम्स आउट ऑफ दिस बाउंड्री इट बिकम्स फाइनल गुड। यानी कि मान लीजिए बाउंड्री है, अगर इस बाउंड्री के अंदर अंदर हो रहा है, उसका प्रोडक्शन चल रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन जैसे ही इस प्रोडक्शन बाउंड्री से वो बाहर जाएगा, फाइनल गुड बन जाएगा, सो देन यहाँ पर जाकर ये फाइनल गुड कहलाएगा, यानी कि प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकलते ही वो फाइनल गुड बन जाए। तो यहाँ पर देखिए प्रोड्यूसर है जो कि कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, फिर वो उसने दूसरे को बेचा, उसने थ्रेड बनाया, देन तीसरे को बेचा, थ्रेड से उसने क्या बनाया? कपड़े बनाए। अब कपड़े जो है वो डायरेक्टली कौन खरीदने वाला है? कंज्यूमर। तो यहाँ तक तो वो प्रोडक्शन में चल रहा था, जब तक वो क्या कहला रहा था? इंटरमीडिएट गुड। लेकिन जैसे ही कपड़े बन गए एंड इट इज़ रेडी फॉर द कंज्यूमर, तो वहाँ पर ये क्या कहलाया? फाइनल गुड्स कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स को जो है हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक आता है हमारा कंजम्पशन गुड, एक आता है कैपिटल गुड। एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। सो व्हाट इज कंजम्पशन गुड? इट रेफर्स टू द गुड्स विच satisfies द फॉर्म्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली, यानी कि ये क्या करता है? कंज्यूमर की जो नीड्स है उसको क्या करेगा? डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा। कंज्यूमर जो है इस गुड को लेगा एंड देन ही विल यूज़ द प्रोडक्ट, और लेते से ही वो उसको क्या होगा? सेटिस्फेक्शन होगा। सो ये सारे गुड्स क्या कहलाते हैं? हमारे पास कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं। वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि कंजम्पशन गुड्स क्या है। लेता है, कंज्यूम करते हैं, सो कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, सो कंजम्पशन गुड्स के जो है काफ़ी सारी वेराइटीज़ रहती है। सो व्हाट आर द टाइप्स? सो सबसे पहले आता है ड्यूरेबल गुड्स, देन कम सेमी ड्यूरेबल गुड्स, देन नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एंड लास्टली सर्विसेज। सो ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? दोज गुड्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी प्रोडक्ट को हमने लिया है और लंबे समय तक उसको हम चला रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई टेलीविजन या रेफ्रिजरेटर है जिसको हमने लिया है, वो लंबे समय तक चलेगा, सो इट इज़ ड्यूरेबल। नेक्स्ट कम सेमी ड्यूरेबल। दिस गुड्स कैन बी यूज फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अब यूज़ तो करेंगे लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक चलते ही जाएगा। जैसे कपड़े हो गए, है ना, ये चश्मा हो गया, इसे हम लेते हैं, देन थोड़े समय के लिए यूज़ करते हैं एंड देन उसको रीयूज पे भेज देते हैं। देन कम्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? दे आर यूज फॉर सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, यानी कि ड्यूरेबल नहीं होते। जैसे वेजिटेबल्स है, लाते हैं, खाते हैं एंड खत्म कर देते हैं, उसको हम रख नहीं सकते, दे आर पेरिशेबल, सो दे आर नॉन ड्यूरेबल। लास्टली कम्स हमारे पास सर्विसेज। तो सर्विसेज रेफर्स टू द नॉन मटेरियल गुड्स विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाइड द ह्यूमन वांट। सो इसमें किसी भी तरीके का गुड्स का कोई काम नहीं है। सर्विसेज आपको पता ही है, जैसे एक टीचर है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, तो ये क्या कहलाएगा? सर्विसेज कहलाएगा। फिर आता है हमारे पास कैपिटल गुड्स। सो कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो आगे जाकर प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सो इट इंक्लूड्स द फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी विच कैन बी रिपीटेडली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि अगर तुमने एक मशीनरी खरीदी है तो उस मशीनरी से आप फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, देन वैसे गुड्स को हम क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स, क्योंकि उसमें हमने क्या किया? इन्वेस्ट किया है एंड उससे हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलने वाला है।
सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड्स। तो आप मीनिंग से ही समझ गए होंगे। अब हम इनके डिफरेंस को एक और बार अच्छे से देख लेते हैं। सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। So these goods satisfy the human wants directly and such goods satisfy the human wants indirectly। यानी कि satisfaction तो होगा लेकिन indirectly होगा। Production capacity, they do not promote production capacity and they help in raising production capacity। यानी कि जो consumption good है उसमें और फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, उसको यूज़ करके हम फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे कैपिटल गुड्स है वो फर्दर प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करेंगे। एक्सपेक्टेड लाइफ, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स हैव लिमिटेड लाइफ, कैपिटल गुड्स जनरली हैव मोर लाइफ। यानी कि क्या होता है कि कैपिटल गुड्स जो है लंबे समय तक, जैसे मशीनरी का ही एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा तो है नहीं मशीनरी आज खरीदी कल खराब हो गई या खत्म हो गई फिर दूसरी खरीदेंगे, वो लंबे समय तक चलेगी, तो उनका लाइफ टाइम जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी ज़्यादा है। देन कम्स नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन बोर्ड इज टर्म्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर आप कंजम्पशन गुड्स खरीदते हैं तो उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे, लेकिन अगर आप कैपिटल गुड्स खरीदते हैं तो उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे, क्योंकि ये एक तरीके का क्या हो गया आपके पास इन्वेस्टमेंट हो गया। अब जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आपको अच्छे से समझना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आखिर होती क्या है। इनको अच्छे से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले जो न्यूमेरिकल्स है उसमें आपको बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। यानी कि डेप्रिसिएशन लगाने से पहले जो हमारे पास वैल्यू आती है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की इन्वेस्टमेंट की, उसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंड नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स है अगर हम उसमें से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देंगे तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो हमारे पास क्या आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आखिर क्या होता है। सो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर विद द पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी। यानी कि डेप्रिसिएशन जो है वो घटोतरी होती है हमारे एसेट्स में ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर उसमें किसी तरीके की जो है वियर एंड टियर हो जाए, यूज़ करते करते जो है समय के साथ साथ उसका जो वैल्यू है वो घटती जाए, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। मान लीजिए टेक्नोलॉजी में जो है अपग्रेडेशन आ गया तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, उनकी वैल्यू घट जाएगी। सो दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सो ग्रॉस से अगर मुझे क्या करना है, नेट वैल्यू पे जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देना चाहिए। एंड अगर मुझे नेट से ग्रॉस में जाना है तो मुझे डेप्रिसिएशन को वहाँ पर एड बैक कर देना चाहिए। देन डेप्रिसिएशन के जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, यानी कि यूज़ के कारण वो जो है उसका वैल्यू घटती जाए, सो दैट इज़ डेप्रिसिएशन। या फिर पैसेज ऑफ टाइम के साथ, जैसे कि ड्यू टू रेन, विंड, वेदर कंडीशंस की वजह से किसी चीज़ पे क्या हो जाए, उसकी जो मतलब जो वैल्यू थी पहले वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होने लग जाएगी। एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट आल्सो डिक्रीज ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जो कि मैंने आपको बताया कि नई नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो पुरानी जो हमारी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स है, उनकी वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर आता है हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हम समझ गए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज कटानी, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू दोज टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जीएसटी जो आप हर गुड्स को खरीदते वक्त लगाते हैं, भले आपको पता हो नहीं हो, भले आप किसी मेडिसिन परचेज करें, फ़ोन परचेज करें, हर चीज़ में जो है आपका जीएसटी जो है वहाँ पर इंक्लूडेड रहता है। एंड देन उसमें से जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज दी जाती है हमें,
यानी कि सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर टू फुलफिल द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स एंड इन इंडिया एलपीजी सिलेंडर्स इज ऑल्सो सोल्ड एट सब्सिडाइज्ड रेट। यानी कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है सिलेंडर्स की जो वैल्यू है वो हमसे कितना चार्ज करती है, 1200 लेती है, मान लीजिए एग्जाम्पल है, एंड पे बैक जो है हमें उस पर मिल जाता है, यानी कि सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलती है मान लीजिए 400। तो ये जो सब्सिडी है वो कहीं ना कहीं सरकार वेलफेयर पर्पस के लिए करती है। तो हमारे जितने भी टैक्सेस हमने पे करे हैं एंड जो सब्सिडी सरकार ने हमें दी है उसमें से अगर मैं माइनस कर देती हूँ, यानी कि टैक्सेस में से सब्सिडीज को मैं माइनस कर देती हूँ, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल कर आ जाएंगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आखिर यूज़ कहाँ करना है, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने वैल्यू पे बन के आया है, वो हमारा फैक्टर कॉस्ट होगा। इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन के प्रोसेस में जब प्रोडक्शन हुआ तो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो है कितना पेमेंट करा, वो हमारा फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि वो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारा खर्चा लगा है वो फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। एंड मार्केट प्राइस रेफर्स टू द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। तो मार्केट में जब वो प्रोडक्ट जाएगा तो ऐसे तो नहीं जाने वाला, उस फैक्टर कॉस्ट के साथ हमें क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़कर भेजना है। और जब हम टैक्सेस को जोड़ देंगे उस फैक्टर कॉस्ट में, तब हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर जो है वो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है। सो मार्केट प्राइस से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मुझे डिडक्ट करना है, एंड फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे मार्केट प्राइस में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मुझे यहाँ पर ऐड करना है। सो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं हो। देन कम्स हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मान लीजिए कुछ है हमारे जो इंडियन सिटीजन्स है वो क्या कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो जब बाहर काम करेंगे वहाँ से इनकम जनरेट करेंगे, एंड कुछ बाहर के लोग जो है इंडिया में हैं वो यहाँ से इनकम लेके जा रहे हैं। तो बाहर से जितना पैसा आ रहा है और जितना हमारे यहाँ से जा रहा है, जब मैं डिडक्ट करूँगी और जो वैल्यू मेरे पास आएगी उसे हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो ये पॉजिटिव वैल्यू तभी देगा जब हमारे पास बाहर से जो आने वाली इनकम है वो ज़्यादा हो, लेकिन अगर यहाँ से इनकम ज़्यादा जा रही है तो ये हमें एक निगेटिव वैल्यू देने वाला है। सो नेशनल से अगर मुझे डोमेस्टिक में जाना है तो NFIA को मुझे क्या करना है, डिडक्ट करना है, एंड डोमेस्टिक से जब नेशनल में जाना है तो NFIA को मुझे ऐड करना है। यानी कि डोमेस्टिक जो भी था उसमें मैंने NFIA जोड़ दिया तो मैं कहाँ पहुँच गई, नेशनल पे, एंड नेशनल में से अगर मैंने NFIA माइनस कर दिया तो फिर मैं कहाँ आ जाऊँगी, डोमेस्टिक पे। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। एंड लास्टली एक टॉपिक बचता है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके। सो नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो मैंने आपको बताया कोई एम्प्लॉयज़ जो है बाहर काम कर रहे हैं, कोई इधर काम कर रहे हैं, उनमें से बाहर जितने काम कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके इनकम का जो डिफरेंस है वो नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहलाएगा। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है या प्रॉपर्टी के जो काम है वहाँ पर अगर हमारा जो भी इनकम आ रहा है और जा रहा है उसका जो डिफरेंस है वो ले लेते हैं तो वो भी इसमें आ जाएगा। एंड देन नेट रिटेन अर्निंग्स का मतलब है जितनी हमारी सेविंग्स है, यानी कि पैसे जो हमने रिटेन करके रखे हैं, बाहर कितने रिटेन किए हैं, अंदर जो कंट्री है वहाँ पर कितना रिटेन कर रहा है, उनका जो डिफरेंस है वो इसमें आएगा। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड आपको अगर ये चैप्टर अच्छे समझ आया है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। सो टेक केयर, गुड बाय।